हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में जैसा कि मैंने हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि के बारे में पढ़े थे और कैसे हिंद चीन क्षेत्र में जो है फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जो है वियतनामी कैसे स्वतंत्र हुए, इसके बारे में है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। 1940 ईस्वी में जो है फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जो है जर्मन स्थापित हो गया। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में जो है फौज भेजने का मौका मिल गया। इसके पश्चात जो है इस आंदोलन के पश्चात जो है ये हिंद चीन में जो है जापान को फौज भेजने का मौका मिल गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोंकिन, फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इस फायदा उठाया जापान और जो है सबसे पहले तोंकिन क्षेत्र, फिर अन्नाम और फिर अंततः जो है पूरा हिंद चीन क्षेत्र जो है पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया जापान। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था, जिसमें सत्ता जो है जापानियों के हाथ में था एवं प्रशासनिक मुखौटा जो था फ्रांसीसियों का था। इस तरह जो है हिंद चीन में जो है द्वैत शासन स्थापित हो गया था, जो जहाँ की सत्ता जो है जापानियों के हाथ में तथा ये प्रशासनिक जो शासन था वो फ्रांसीसियों का था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने लगा। फ्रांसीसी दमन के बावजूद जो है साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो है देश भर के कार्यकर्ताओं ने जो है वियतनाम स्वतंत्रता लीग को जो है वियतमी कहा जाता है की स्थापना कर जो है पीड़ित किसानों, आतंकी व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो है पूरा देश भर जो है ये हिंद चीन देश जो है वियतमी नामक जो है संगठन स्थापित किया, जिसमें जो है किसान, आतंकी व्यापारी और बुद्धिजीवी सभी लोग शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। 1944 में फ्रांस जो है जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की इस घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1944 ईस्वी में जो है फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकला और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण कर दिया। पोट्सडम की घोषणा के तहत जो है जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमी के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वियतनाम के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने जो है वियतमी के नेतृत्व में जो है लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की 2 सितंबर 1945 ईस्वी को और जो है वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का जो प्रधान था वो हो ची मिन्ह को बनाया गया। चूंकि हिंद चीन जो है अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं जो है हिंद चीन से निकल रही थी। कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में जो है पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली।
इसी क्रम में अनाम का शासक बाओदाई बना। इसके बाद जो है अनाम का शासक जो बाओदाई बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। कंबोडिया, लाओस और नाम क्षेत्र में जो है प्राचीन राजवंश के ही प्रतिष्ठा मिली और जो है अनाम का शासक जो था बाओदाई बना, परंतु जो है ये बाओदाई जो है 25 अगस्त 1945 को जो है अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद वियतनाम जो है एक गणराज्य बन गया। यहाँ आप बाओदाई का फोटो देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हिंद चीन के प्रति जो फ्रांसीसी नीति, हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी नीति क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नई औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थे हॉलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे जो देश थे वो सब देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना करने में लग गए। फ्रांस भी जो है हिंद चीन में अपने जो डूबा हुआ साम्राज्य था उसको बचाना चाहता था। उसने एक नई औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। तो फ्रांस की औपनिवेशिक तंत्र योजना क्या था? तो पहला था फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। सेकेंड है कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। थर्ड इसका योजना था कि हिंद चीन के जो संरक्षित राज्य एवं कोचिन चीन को मिलाकर जो है एक संघ बनाया जाएगा। फोर्थ था कि हिंद चीनी संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। ये 4 तरह का फ्रांस की औपनिवेशिक योजना थी। फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। फ्रांस के शासक ने ये घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को जो है एक यूनियन बना दिया जाएगा, यूनियन संघ, जिसमें जो है सारे जो अधीनस्थ उपनिवेश है वो शामिल रहेंगे। इस महासंघ का अंग जो है हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सेना एवं विदेश नीति पर जो है फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही जो है फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रही। अंततः जो है 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। 6 मार्च 1946 को जो है हनोई समझौता हुआ फ्रांस और वियतनाम के बीच में। इसके तहत जो है फ्रांस ने वियतनाम को जो है एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र एक देश मान लिया। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य जो है हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोंकिन में प्रवेश का अधिकार भी मान लिया गया। फ्रांस की महत्वाकांक्षा नीति के कारण वियतनाम के साथ जो है हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी सेनाओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। हिंद चीन संघ जो है वो वियतनाम के साथ जो है फ्रांस से नहीं समझौता कर पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का जो अध्यक्ष हो उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ हाई कमिश्नर हो, परंतु वियतनामी नेता चाहते थे कि ये एक स्वतंत्र राज्य हो। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया।
फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिनके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगी। अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध उसे कहते हैं जो छुपकर लड़ाई किया जाता है, युद्ध किया जाता है, उसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से वायुदायु को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। गुरिल्ला युद्ध का फायदा उठाते हुए जो है फ्रांस ने जो है पेरिस से वायुदायु को बुलाया और वियतनाम का शासक बना दिया। क्योंकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी वायुदायु का समर्थन करेंगे। अब तक पूरा विश्व जो है दो कोनों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। पूंजीवादी जैसे संयुक्त अमेरिका और साम्यवादी रूस, सोवियत रूस। पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका एवं ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त था। इससे हो ची मिन्ह को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसके संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, परंतु 1949 में हो ची मिन्ह ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया। पूंजीवादी राज्य जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन था और साम्यवादी ये चीन जो था, हो ची मिन्ह जो उसका समर्थन नहीं, अभी पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था हो ची मिन्ह। और जो है 1949 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने जो है खुले तौर पर जो है जनवादी चीनी गणराज्य का अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। 1950 ईस्वी में जो है वियतनाम को जो है एक गणराज्य का मान्यता दे दिया रूस एवं चीन ने है, और उस क्षेत्र को जो है वहाँ जो है सैनिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित वायुदायु की सरकार थी। 1950 ईस्वी में जो है हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम जो था हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में जो है फ्रांस समर्थित जो वायुदायु पेरिस से बुलाकर बनाया गया था वायुदायु के शासक वो था। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक जो थे लाओस कंबोडिया के रास्ते जो है दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। जैसा कि हमने बताया था कि गुरिल्ला युद्ध से जो छुपकर लड़ाई किया जाता है उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो वो जो है लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और फिर जो पुनः जो है जंगल में छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन फुएन फू पर जो है गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा एवं दिएन फुएन फू पर जो है साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अब देखते हैं कि अमेरिकी हस्तक्षेप क्या रहा हिंद चीन क्षेत्र में। तो अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में जो है उसने इसकी घोषणा भी कर दी। क्योंकि रूस एक पक्ष का पहले से समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जब अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ हिंद चीन क्षेत्र में, तब जो है रूस जो है पहले से ही समर्थन कर रहा था और ये हिंद चीन क्षेत्र वाले का, तो जैसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में जो है हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुई हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। मई 1954 में जो है जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर
सम्मेलन बुलाया गया बात करने के लिए, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। होआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में जो शुरू हुआ था, जिसके नेता जो हुई फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। वियतनाम को 2 गुटों में बांट दिया गया। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र जो उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, यह था होआ के बारे में जो भी पढ़े थे, ये एक धार्मिक वर्ग का आंदोलन दल था। होआ आंदोलन काफी आक्रामक हो गया था। न्यू दियम ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलनों को दबाना शुरू किया। लाओस एवं कंबोडिया में जो है जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहां वैध राजतंत्र के रूप को स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। लाओस कंबोडिया में जो है जेनेवा समझौता के फलस्वरूप जो है वहां की शासन व्यवस्था बदल गई और वहां जो है वैध ये राजतंत्र स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना गया था, परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प था। अब देखते हैं कि लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ। लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। 1954 ईस्वी में ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के 2 प्रांत फुंगसाली एवं होउ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और ये अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। लाओस की जो उत्तरी सीमा था, जो फुंगसाली और होउ फ्रांस था, वहाँ जो है साम्यवादियों का प्रभुत्व रहा। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। लाओस एवं कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य के पहले जो है संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए, यदि जनता ऐसा चाहे। 1956 के बीच मध्य तक जो है मध्य के पहले से जो है संपूर्ण वियतनाम का चुनाव जो है एकीकरण कर जो है सरकार का गठन किया जाना था। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य जो है भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। जेनेवा समझौता की क्रिया के लिए जो है ये त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसमें जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, कनाडा और पोलैंड, ये तीनों देश जो है त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। जेनेवा समझौता ने तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य दी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल प्रारंभ हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जो है हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी। परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। उत्तरी वियतनाम में जो हो ची मिन्ह की सरकार थी वो फिर से सुदृढ़ बन गई और वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगा, और दक्षिणी वियतनाम की स्थिति जो है इसके अलग थी। अमेरिका समर्पित जो है अबाउदावी सरकार का संचालन न्यू दियम के हाथों में था। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपस्त राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इनमें जो पहला राजकुमार था वो सुवन फुमा तटस्थतावादी था। दूसरा सुफन फोंग जो पाथेत लाओ के नाम से विख्यात था,
और अपना सैन्य संगठन बनाकर जो है समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तथा तीसरा जो राजकुमार है वो फूमी नौशवान था, दक्षिणी पंथ का अनुसरण करने वाला था। इन तीनों के जो आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही जो है लाओस की अस्थिरता का कारण था। उस पर जो है रूस एवं अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन जो है एवं हस्तक्षेप इसे और बढ़ा रहा था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार बनी। 25 दिसंबर 1955 को जो है लाओस में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है सुवन फूमा का सरकार बना। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में जो है दोनों में समझौता हुआ और पाथेट लाओ की पार्टी न्यू लियो हक्सत, जिसे NLHS के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गई। 1957 ईस्वी में जो है एक समझौता हुआ जिसके तहत जो पाथेट लाओ की जो पार्टी थी न्यू लियो हक्सत, उसको जो है सरकार में जगह मिल गई। यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य थी क्योंकि पाथेट लाओ वामपंथी था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः जो है गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फूमी नौशवान को जो है मौका मिल गया। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिण पंथी सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में जो है सैनिक सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने जो है मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। जब कैप्टन कांगली का सरकार बना तब जो है तीनों भाइयों ने जो है उसने जो है कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह जो है लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जिनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस जो है अमेरिका भी सहमत थे। भारत ने जिनेवा समझौता के स्वरूप जो है वहाँ पे एक पुनर्जीवित करने की मांग की गई और जिसमें जो है 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया। जो लाओस के जो तीनों पक्ष भागीदारी थे वो उसके साथ जो है रूस और अमेरिका भी सहमत थे। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना। तीनों भाइयों ने सहमति प्रदान की और एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। लेकिन अमेरिकी षड्यंत्र के कारण जो है लाओस के विदेश मंत्री का जो है हत्या हो गया और जो है लाओस में पुनः जो है गृह युद्ध आरंभ हो गया। चूंकि अमेरिका जो है लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा जो है सुवन फूमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। अमेरिका जो है लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, जिसके चुनाव के द्वारा जो है सुवन फूला को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुवन बोंग को जो है उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। पाथेट लाओ जो है 1970 में लाओस पर आक्रमण किया और जॉर्ज का जो मैदान था उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपा। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हुई थी।
अमेरिका के ये लाओस में जो आक्रमण हुआ था उसकी जिम्मेवार जो है रूस जो है अमेरिका को देता था। 1971 में हजारों जो दक्षिणी वियतनामी सैनिक ने लाओस में प्रवेश किया। उनके साथ अमेरिकी सैनिक युद्धक विमान एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य जो था हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोकें, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उनकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही मात्र एक उपाय था। जब लाओस में जो है अमेरिकी सैनिक युद्धक और विमान के साथ जो है बम वर्षक हेलीकॉप्टर के साथ जो है दक्षिणी वियतनामी सैनिक प्रवेश किया और उसका उद्देश्य था कि हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। और पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से भी अनुरोध किया कि वो जो है अमेरिका पर दबाव डालकर उसे रोके, परंतु उसके बाद जो है चीन ने अमेरिका को धमकी दी। अमेरिका सोचता था कि वो युद्ध जीत लेगा, लेकिन हो ची मिन्ह मार्ग पर जो है उसकी सेना जो है अमेरिका की सेना फंस गई थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे उसका लौटना एकमात्र उपाय था। इस तरह जो है अमेरिका जो अपने आक्रमण में वामपंथी के प्रसार को रोक नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से जो है इसके दूसरे वीडियो में जो है हिंद चीन के प्रतीक फ्रांसीसी निधि के बारे में पढ़े, फिर अमेरिकी हस्तक्षेप कैसे हुआ उसके बारे में देखे और लाओस में गृह युद्ध के बारे में जानकारी हासिल की। तो जैसा कि इसके पहले भी इसके फर्स्ट वीडियो आ चुके हैं और इसके क्लास 10th के जो हिस्ट्री चैप्टर से है फर्स्ट चैप्टर और यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकंड चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके भी सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप अगर अभी तक नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।